नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई हम जो है DSSB का पेपर कर रहे थे फार्मासिस्ट वाला जो हुआ था 9 जुलाई 2025 को। तो इसके मैथ्स के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम अब कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके जो है 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पहले ही कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट ये 2 है। पार्ट 1 हमने जो है सुबह किया था 11 बजे। अब ये उसी का जो है पार्ट 2 है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। 10 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, यदि किसी संख्या का 25% 78 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी, उसी संख्या का 70% है। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। किसी संख्या का 25%, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है ना। तो x का 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। तो x का 1/4 किस में जोड़ा जाए 78 में। तो अगर हम 78 में जोड़ देंगे तो क्या होता है, परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। वही कौन सी संख्या जो हमने मानी है, तो बराबर x ये प्राप्त होती है। तो भाई यहाँ से हम जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 4 एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 78 गुणा 4, और ये जो अपोन में 4 है ये इधर जाके गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा 4x। अब ये x इधर जाके माइनस का, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 78 गुणा 4, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो 3 से 78 कितनी बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, तो 26 गुणा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 26 गुणा 4। इतनी बात समझ पाए होंगे। अब दूसरी कंडीशन है, यदि संख्या का 70% है, सॉरी उसी संख्या का 70% है। तो उसी संख्या मतलब ये वाली जो संख्या x है, और x की वैल्यू क्या है 26 गुणा 4। तो 26 गुणा 4 का हमें क्या निकालना है, बेसिकली 70%। 70% मतलब 7/10। इसका जो है 7/10 हमें निकालना है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो भाई कितनी, देखिए यूनिट डिजिट से नहीं कर पाएंगे, सबके यूनिट डिजिट सेम है। तो इसको ऐसे ही गुणा कर लेते हैं। तो 7 चौक 28, और 28 की हमें किससे गुणा करनी है 26 से। तो 6 अट्ठे 48, बचा 4, 6 दूनी 12, 4 16। उसके बाद 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ गया 8, 2 5 और 1 6 और 1 7। तो 72.8, क्योंकि अपोन में ये 10 भी था। तो 72.8 आ गया वो संख्या, है ना, जिसको हमने x माना था। तो हमारा जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो जैसे ये 9 की पावर -16 है, तो अगर हम इसे 1 के अपोन में लिख दें तो ये माइनस की जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/9, और पावर हो जाएगी प्लस की 16, गुणा 1/20, सेम ये माइनस के 16, ये भी पॉजिटिव पावर हो जाएगी प्लस के 16, गुणा 1/29, ये भी पावर हो जाएगी प्लस की 16। तो अब इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, 1/9 गुणा 20 गुणा 29, और इन सब की पावर कितनी है 16, क्योंकि सभी की पावर कितनी है 16। तो भाई आप देखिए, देखिए ये जो क्वेश्चन की फॉर्म आएगी, जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आएगा, 1 जो भी यहाँ पर संख्या आएगी है ना, उसकी यूनिट डिजिट और उसकी पावर कितनी आएगी 16। अब यूनिट डिजिट से अगर हम देखें, सबकी यूनिट डिजिट यहाँ पर हमें जो है अलग अलग दिख रही है। तो हम जो है पूरी गुणा ना कर कर इकाई के अंक से भी अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। कैसे भी, देखिए 9 की 0 से गुणा करोगे 0, और 0 की किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो 0 ही आना है। मतलब यूनिट डिजिट जो आएगी हमारी वो 0 ही आएगी। उसके बाद कुछ भी आता रहे हमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन इकाई का अंक जो है वो 0 ही आएगा। तो हमारे जो ऑप्शन होगा वो इस फॉर्म में होगा, 1 यहाँ पर इकाई का अंक 0 और उसकी पावर 16। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर 3 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 6 है, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर इकाई का अंक 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ गए होंगे, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, एक कंपनी लाभ अर्जित करती है जो कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 10:18:14 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े शेयरों के बीच का अंतर 45,492 रुपए है, तो कंपनी का कुल लाभ क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो लाभ है किस अनुपात में इन्होंने जो है डिवाइड किया है, 10:18:14। अब भाई यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े शेयरों के बीच का अंतर, तो सबसे छोटा है 10 और सबसे बड़ा है 18, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 8, अंतर कितना है 45,892। तो कहने का मतलब ये है, इस 8 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 45,492। ये 8 यूनिट की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, कंपनी का कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना है, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 8 12, और 2 और 1 3 और 1 4, कितना है कंपनी का कुल लाभ कितना है अभी 42, 42 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू आपके पास ये है, 42 यूनिट की हमें निकालनी है। तो देखिए 45
45,492, ये 8 यूनिट की वैल्यू है, हमें किसकी निकालनी है, 42 की। तो अब एक काम करो, आप यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखिए अगर हम इकाई के अंक की बात करें ऊपर, तो ऊपर 2 दूनी 4, इकाई का अंक कितना आएगा 4, और नीचे कितना है 8। अब 8 में हम किस संख्या से गुणा करें कि इकाई का अंक क्या बन जाए, 4 बन जाए। तो देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो 8 पंजे 40, यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा 0, 8 तिया 24, यहाँ से इकाई का अंक आएगा 4, यहाँ भी 4 ही आएगा, और 8 एक है ना 8, तो यहाँ पर आएगा इकाई का अंक 8। तो फर्स्ट और जो फोर्थ ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकते, हमारे सेकंड या थर्ड ऑप्शन ही हमारे करेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए इकाई के अंक से तो बात बनी नहीं, लेकिन अगर हम लास्ट के 2 डिजिट का पता कर लें, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, 45,492 की गुणा करनी है 42 से, और भाग करनी है 8 से, और जो है हमें लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो, या फिर एक काम करो आप इसको सॉल्व भी कर लो। 4 से अगर हम बात करें तो ये 4 से चला जाएगा 2 बार, और ये 4 4, और यहाँ पर बचेगा 14, 4 तिया 12, 2 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, और 4 तिया 12, ये हो गया। उसके बाद 2 से 24 कितनी बार चला जाएगा, 21 बार। अब देखिए अब ऊपर कितना बचा, 11,373 गुणा 21। अब यहाँ से जो है बाद के 2 डिजिट निकालना आसान है, 21 की हमें इससे गुणा करनी है। तो अगर आप गुणा करोगे, देखिए 11,373 की अगर आप 21 से गुणा करोगे तो देखिए 3 7, सिर्फ हमें 2 यूनिट पर, जो लास्ट की जो 2 डिजिट है उन पर फोकस करना है, तो इधर कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है। उसके बाद 2 की 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6। तो देखिए 3 और 7 + 6 13, है ना। तो लास्ट की 2 डिजिट कौन से आगे, 33 या फिर 33 आ गई, और 33 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, है ना। तो एलसीएम है 120, एचसीएफ है 6, और पहली संख्या आपको दे रखी है 24, हमें जो है दूसरा नंबर निकालना है। तो 6 से 24 4 बार, और 4 से 120 30 बार। तो सेकंड जो नंबर है वो क्या आ गया, 30 आ गया, हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, एक निश्चित राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 35,045 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज जो है 8 महीने पर संयोजित होता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय में देय राशि कितनी होगी, और आंसर बताना है हमें निकटतम संख्या तक पूर्णांकित। क्वेश्चन समझ पाए होंगे, यहाँ पर आपको 2 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन में, और ये बात हो रही है, देख कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। पहली कंडीशन में आपको ब्याज की दर दे रखी है 15% वार्षिक, और समय दे रखा है 2 साल, और उसमें जो राशि है वो कितनी हो जाती है, 35,045 रुपए, जब उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग जाता है। टोटल अमाउंट क्या हो जाता है, 45,045 रुपए। इतनी बात समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर जो ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं हम, वो 8 महीने पर कर रहे हैं, है ना, 8 महीने पर। तो देखिए ब्याज की दर दे रखी है वार्षिक, मतलब जो ये 15% आपको ब्याज की दर दे रखी है वो दे रखी है पूरे 1 साल की, 12 महीने की। हमें चाहिए कितनी, 8 महीने की। तो 8 महीने की चाहिए, तो देखिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से 15, 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10, कितनी आ गई, 10% आ गई। ये 10% जो है ब्याज की दर आ गई 8 महीने के लिए, जब हम 8 महीने पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बात हो रही है 2 सालों की, 2 वर्षों की। तो 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने। तो 24 महीने होते हैं, लेकिन हम 8 महीने पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 8 महीने के कितने साइकिल बनेंगे, 3, 8 8 और 8, 8 महीने के 3 साइकिल बनेंगे, और ब्याज की दर हमारी क्या रहेगी, 10%। इतनी बात समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर राशि 10 थी तो उस पर जो है 1 का ब्याज लगेगा, और कितनी हो जाएगी, 11, पहले 8 महीने में। उसके बाद 8 महीने में 10 से हो जाएगी 11, फिर दोबारा 8 महीने में 10 से हो जाएगी 11। तो टोटल अगर हम बात करें 3 साइकिल में, 8 महीने के 3 साइकिल में, अगर पहले जो राशि थी वो थी 1000, तो अब कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1331, जब उस पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा 10% की दर से। इतनी बात समझ पाए होंगे, इतनी बात में कोई भी डाउट तो नहीं है। तो ये जो 1331 है, इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 35,045 रुपए। देखिए क्लियर क्वेश्चन में बोला गया है कि 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 35,045 रुपए हो जाती है अमाउंट, है ना। तो 1331 जो है, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 35,045। तो देखिए 35,045 आपको वैल्यू दे रखी है 1331 की। तो यहाँ से आप अगर
जो स्टार्टिंग में धनराशि थी उसकी वैल्यू निकालना चाहो तो वो कितने आ जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू निकालना चाहो तो वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 1000 से। इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या आ गया, ये आ गई धनराशि। अब यहाँ पर आपको दूसरी कंडीशन भी दे रखी है। ये तो हमने आधा क्वेश्चन कवर कर लिया है, जहां तक जो है हमें पहली कंडीशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन भी दे रखी है। तो ये क्या आया, ये तो आया भाई प्रिंसिपल अमाउंट आ गया जो हमारा। उसके बाद यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो उसी राशि पर उसी दर से उसी समय में कितनी जो है हमें जो है पैसा देना पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो अब जो है ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो ब्याज की दर कितनी रहेगी, 15% ही रहेगी। और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20। तो मतलब 20 रुपए की राशि पर 3 का ब्याज लग के कितनी हो जाएगी, 20 से हो जाएगी ये 23। और समय कितना है, देखिए उसी समय था 2 वर्ष, तो 2 सालों में तो पहले साल होगी 20 से 23 और दूसरे साल भी क्या हो जाएगी, दूसरे साल भी हो जाएगी 20 से 23। इतनी बात क्लियर है। तो हमें बताना है कितने रुपए कितने जो है राशि दे होगी। अब देखिए आपको जो है 20 से ये होगी 23 गुणा फिर दूसरे साल 20 से हो गई 23, तो ये आ जाएगा टोटल अमाउंट कितना राशि हमें देनी पड़ेगी, है ना। तो अब आपको इसको सोल्व करना है, लेकिन सोल्व करने की यहाँ पर देखिए कंडीशन है। देखिए कैलकुलेशन काफ़ी लंबी चौड़ी है, आपको भी पता है। यहाँ पर जो है अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसने क्वेश्चन में लिख के दे दिया है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट नंबर, निकटतम संख्या तक पूर्णांकित। मतलब ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये कंप्लीट ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर पॉइंट के बाद भी कुछ ना कुछ संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इसने लिख कर दिया है ना, कि निकटतम संख्या तक पूर्णांकित है, कंप्लीट आंसर है नहीं। तो यहाँ पर हम देखिए यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते और ना ही किसी की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते। डिविजिबिलिटी कब चेक करते हैं, जब आपको यहाँ पर आंसर जो है पूरा पूरा दिया गया हो, या फिर यूनिट डिजिट कब चेक करते हैं, जब आपको आंसर पूरा पूरा दिया गया हो। लेकिन एग्जामिनर ने आपको पहले ही लिख के दे दिया है कि भाई ये जो है आंसर कंप्लीट नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके सामने लिखी गई है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आप इसको कैलकुलेट करें। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा फर्स्ट वाला। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, और आपको ही पता है इसको सोल्व करेंगे तो देखिए टाइम तो लगने वाला है। तो अगर किसी के पास इसका जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई अच्छा मेथड है कि उस मेथड से हम जो है सोल्व कर सकते हैं, हमारा टाइम कम लगेगा, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। क्योंकि सबके पास अपने नए तरीके होते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मैं जो बताऊं वही सही हो सकता है कि आपके पास कोई अच्छा तरीका हो। अगर आपके पास अच्छा तरीका है तो आप बता सकते हो। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करेंगे आंसर तो आ ही जाएगा हमारा, लेकिन टाइम लगेगा। तो अगर आपके पास अच्छा कोई तरीका है तो आप बता सकते हैं, और अगर मैं भी इस पर जो है ट्राई करूंगा, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इससे हम जो है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन को अपनी कम कर सकते हैं, तो वो मैं आपको जो है बाद में बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं। समझ पाए होंगे, आपको जो है मैंने मेथड समझा दिया कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भी, 2 रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 230 मीटर है, उन्हें जो है एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड्स का जो है समय लगता है। तो हमें जो है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बतानी है। समझ गए होंगे। तो उन दोनों की जो स्पीड दे रखी है वो कितनी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों जो है विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक इधर जा रही है तो एक इधर। तो अगर दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाती है। तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 100 + 50 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई दोनों की स्पीड। अब भाई मैंने आपको ये वाली बात पहले भी बताई है, अब दोबारा से बता देता हूँ। अगर किसी ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म को पार करना है तो उसे अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई जो अगर कंबाइंड बात करें उसको पार करना होता है, दोनों की लंबाई को मिलाकर पार करना होता है। लेकिन वहीं किसी ट्रेन को किसी पोल को या किसी व्यक्ति को पार करना है, किसी पर्सन को पार करना है, तब उसे सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर जो है डिस्टेंस कवर करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए 2 ट्रेनों की बात हो रही है, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। अब चाहे वो सेम दिशा में चले या विपरीत दिशा में, वो मैटर नहीं करता, आपको जो है दोनों जो ट्रेन है उनकी लंबाई के बराबर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एक रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई आपको दे रखी है 230 मीटर, हमें दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो हम मान लेते हैं दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x अपॉन में, देखिए स्पीड कितनी है दोनों की अगर हम कंबाइंड स्पीड की बात करें तो वो है 150 किलोमीटर प्रति घंटा।
लेकिन हमें जो बताना है वो देखिए समय भी दे रखा है 20 सेकंड में, लंबाई भी मीटर में दे रखी है और आंसर भी हमें मीटर में ही निकालना है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो यह है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5/18 से। ये बटे 18 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा गुणा में। और कितना समय लगता है टोटल, 20 सेकंड, 20 सेकंड। इतनी बात समझ गए होंगे, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है ना। तो टोटल दूरी कितनी है, 230 मीटर, तो ये है दूसरी ट्रेन की दूरी, ये है प्लस एक्स अपॉन में अगर हम चाल से डिवाइड कर दे तो हमें समय मिल जाएगा। तो चाल कितनी थी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया और समय कितना लगा, 20 सेकंड। अब आपको सिर्फ इसको सोल्व करना है और आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, अगर हम बात करें 6 से, अगर इसकी बात करें 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 30, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18। तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा भाई, 230 गुणा 3, तो 230 की अगर हम 3 से गुणा करें तो कितनी बार चला जाएगा, 0। देखिए 3 से 0, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितना आ गया, 690 आ गया। प्लस 3 की x से गुणा करेंगे तो 3x बराबर, अब ये 20 है, गुणा 5 गुणा 25, तो 20 की 5 से गुणा करोगे तो 100 और 100 की 25 से गुणा करोगे तो 2500, तो यहाँ पर आ गया 2500। अब ये 3x बराबर क्या आ जाएगा, 2500 में से हम 690 माइनस कर देंगे तो कितना, 0। 10 में से 9 माइनस करोगे 1, यहाँ पर बचेगा 14, 14 में से 6 माइनस करोगे 8 और ये बचेगा 1, तो 1810। 3x की वैल्यू कितनी आ गई भी, 1810 आ गई। यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1810 बटे 3, तो 3 छंग 18, यहाँ पर 0, 3 तिया 9, फिर पॉइंट लगेगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, कितनी आ जाएगी, 603.33। ये आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू। तो 603.33 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है सारी चीजें। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 डीआई का क्वेश्चन है। निम्नलिखित दंड आरेख जो है किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी विशेष मॉडल की कारों की 5 महीनों की बिक्री को दर्शाता है ना। इसका अध्ययन करना है, अपने क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, फरवरी की तुलना में अप्रैल में कारों की बिक्री में कितनी प्रतिशत की जो है कमी हुई है। तो फरवरी की तुलना में, फरवरी है यहाँ पर, इसकी तुलना में बात हो रही है अप्रैल में, कितनी जो है कमी हुई है, कितने परसेंट की। तो फरवरी में कितनी कारों की सेल हुई है, 380 की, और अप्रैल में जो कारों की सेल हुई है वो कितनी हुई है, 65। तो कितनी कम सेल हुई है अप्रैल में फरवरी के कंपैरिजन में, तो 10 में से 5 माइनस करोगे 5, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में 6 माइनस करोगे 1 और यहाँ पर बचेगा 3। तो 315 कारें कम बिकी हैं अप्रैल में फरवरी के कंपैरिजन में। तो यही हमें बताना है कितने परसेंटेज की कमी आई है। तो कितने परसेंट की कमी आई है, तो 315 कारें कम बिकी हैं। और तुलना हमें किससे करनी है, तुलना करनी है फरवरी से। तो फरवरी में कितने कारें बिकी थी, 380, और परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर देंगे 100 से। क्लियर है। अब 1 0 से तो 1 0 चला जाएगा। उसके बाद अगर हम ऊपर बात करें कितना हो जाएगा, 315 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, 3150, और इसको भाग करेंगे हम 38 से। तो भाई ये जो है कितनी बार चला जाएगा, तो 4 7 28, 4 8 32, 7 बार चला जाएगा क्या, देख लेते हैं एक बार, क्या फिर 4 8 32, 8 बार चला जाएगा, है ना। तो 8 8 64, बचेगा 6, एक सेकंड रुकिए, 8 बार चला जाएगा ये, हाँ 4 8 32, बिल्कुल सही है। तो अगर 8 8 64, बचेगा 6, 8 24 और 6 30, कितना आ गया, 304 आ गया। 315 में से 304 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 11, एक ये 0 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद ये कितनी बार चला जाएगा, 110 38 से, तो 4 या 12, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार ही जाएगा। तो 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 76 बचा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है पॉइंट लगेगा जब हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अपने ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह जो है 8 2 है ना, बाकी जगह यहाँ पर 1 7 है, यहाँ पर 7 1 है, यहाँ पर 2 8 है। तो इसलिए जो है यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। समझ पाए होंगे। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में। 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 2000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले जो है हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो 3 फरवरी से लेके
17 अप्रैल 2023 तक हमें बताना है। तो देखिए ये लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी होती है 29 दिन की, जबकि ये है साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो होती है 28 दिन की, और हमें कैलकुलेट करना है 3 फरवरी से। मतलब फरवरी के 2 दिन निकल गए, टोटल फरवरी थी 28 दिन की, 28 दिन की फरवरी में से 2 दिन निकल गए, हमें 3 फरवरी से काउंट करना है। तो 28 में से 2 दिन निकालोगे तो फरवरी के कितने दिन बचेंगे, 26। उसके बाद फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च। तो मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं, 31, प्लस बात हो रही है 17 अप्रैल तक। अप्रैल के हम कितने दिन लेंगे, 16। अब यहाँ पर डाउट आएगा आपके मन में कि हमने 17 अप्रैल तक क्यों नहीं लिया, हमने अप्रैल के सिर्फ 16 दिन क्यों लिए। तो जो आपका आयोग जो है DSSS जो आंसर कैलकुलेट करता है, वो यहाँ पर देखिए 3 फरवरी को तो काउंट करता है। 3 फरवरी से अगर 17 अप्रैल तक की बात हो रही है तो 3 फरवरी को वो काउंट करते हैं, लेकिन 17 अप्रैल को काउंट नहीं करते। 17 अप्रैल से एक दिन पहला मतलब 16 अप्रैल तक ही काउंट करते हैं। तो ये बात आप क्लियर रखना अपने मन में, जब भी क्वेश्चन आए आपको, जो जैसे यहाँ पर 17 अप्रैल तक है तो सिर्फ 16 अप्रैल तक लेना है, अप्रैल के सिर्फ 16 दिन लेने हैं। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे भी, 6 6 12 और 1 13, 3 बचेगा 1, 3 3 6 और 1 7, टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 73 दिन हो जाएंगे। तो समय कितना हो गया, 73 दिन का। अब आप यहाँ पर जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, मूलधन, प्रिंसिपल कितना है 2000, रेट परसेंट कितनी है 5.25%, समय कितना है, तो समय है देखिए 73 दिन बटे 100, गुणा में करना पड़ेगा हमें 365। अब ये गुणा में 365 क्यों किया है हमने, तो देखिए ये जो आपको रेट परसेंट दे रखी है प्रति वर्ष, 1 साल की दे रखी है, और 1 साल में टोटल दिन कितने होते हैं 365। तो ये 5.25 जो आपको रेट परसेंट दे रखी है वो कितने दिन की दे रखी है, पूरे 1 साल की, मतलब 365 दिन की। लेकिन हमें चाहिए कितनी, सिर्फ 73 दिन की चाहिए, तो इसलिए हमने जो है नीचे 365 से भाग किया है। ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपको। बस अब आपको क्या काम करना है, इसको सोल्व कर लेना है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए 73 से 365 कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार, है ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, उसके बाद 5 से 525 कितनी बार चला जाएगा, 5, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 5, 105। तो 105 की अब हमें जो है यहाँ पर बचा है 20, और गुणा करनी है 105 से, है ना। तो 105 दूनी 210, और 1 जीरो और आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 21। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 21 रुपये आ जाएगा, हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट तो नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल। मैंने जो है बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया है कि ये 73 कहाँ से आया है, हमने 365 से क्यों भाग की है। तो सारे जो भी डाउट हो सकते थे सारे जो है मैंने आपको जो है क्लियर करने की कोशिश की है। आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को करते हैं, तो पूरा काम करने में लगने वाले दिनों की संख्या क्या होगी। तो ए करता है कितने, 15 दिन में, बी करता है कितने, 11 दिन में। अगर दोनों मिलकर काम करें तो टोटल काम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे 15 गुणा 11, तो इनकी यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी, ए की निकलेगी 11 और बी की निकलेगी 15। मतलब ए एक दिन में 11 काम करेगा, बी एक दिन में 15, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये करेंगे 26 यूनिट। टोटल काम है कितना, तो 11 पंजे 55, 11 11 11 और 5 कितना 16, टोटल काम है 165 यूनिट। और एक दिन में कितना काम करते हैं 26 यूनिट, तो टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 165 को अगर हम, एक सेकेंड, अगर हम 165 को 26 से भाग कर दें तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितना समय लगेगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा भाई, 25 छक्का 150, 6 बार चला जाएगा, है ना। तो 6 छंग 36 और 6 दूनी 12 3 15, 156। यहाँ पर कितना बचेगा, 15 में से 6 माइनस करोगे 9, यहाँ पर 0, है ना। यहाँ पर तो और कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर लगेगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 0, और 26 से 90 कितनी बार चला जाएगा, तो देखिए 6 पॉइंट कुछ आंसर आएगा हमारा, है ना। तो देखिए ऑप्शन में अगर देखोगे तो 6.3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 6 पॉइंट, तो इसलिए यही जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। आपको इस एक्सप्रेशन को जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, इसको सोल्व करना है बेसिकली। तो यहाँ पर दे रखा है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और इसकी पावर है 3/2 गुणा 343 की पावर 2/3 भाग 1/4 की पावर -3। तो देखिए देखने में थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन मुश्किल है नहीं। अगर आप जो है फर्स्ट ब्रैकेट की बात करोगे तो यहाँ पर दे रखा है 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये आपको कुछ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म जैसा,
ऐसा दिख रहा है। और इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको सोल्व करने का तरीका होता है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। तो सेम हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा ही बिल्कुल। तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो 13 प्लस 5 18 गुणा दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, और इस पूरे की पावर है 3/2 गुणा 343 की पावर 2/3 है, तो 343 क्या होता है अभी, 343 होता है 7 की क्यूब, और इस पूरे की पावर है 2/3 डिवाइड, यहाँ पर देखिए 1/4 की पावर -3 है। तो अगर हमें इस पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको 1 के अपॉन करना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/1/4 की पावर जो है -3 करेंगे, और जब ये ऊपर पलट के आएगा तो ये पावर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये पूरा जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगी 4 की पावर 3। इस बात को समझ पाए होंगे, है ना। तो अब आपको इसको सोल्व कर लेना है। तो देखिए 18 8 कितना होता है 144, और 144 को आप क्या लिख सकते हो 12 का स्क्वायर। 144 को लिख सकते हैं हम 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है 3/2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। गुणा 7 की पावर 3 की पावर 2/3 है। तो देखिए ये जो पावर है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 की पावर 2, और ये भाग है 4 की पावर 3, तो ये नीचे आ जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 की पावर 3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 12 का स्क्वायर है और ये है इसकी पावर 3/2, तो गुणा जब हम ये जो पावर होती है गुणा हो जाती है, तो देखिए ये जो अपॉन के 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 12 की पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, अपॉन में क्या है 4 गुणा 4 गुणा 4। अब 4 से 12 3 बार, 4 से 12 3 बार, 4 से 12 3 बार, तो ऊपर क्या हो गया 3 3 9 27, और गुणा में 49। अब अगर हम सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करें तो 9 7 63, इकाई का अंक क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, और इकाई का अंक 3 सिर्फ यहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन में है, इसलिए यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखिए सिंपल था ना, बहुत ज्यादा मुश्किल था नहीं, आपको देखने में लग रहा होगा, है ना। तो ये भाई 20 के 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। फार्मासिस्ट के 9 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और आप एक बात और मुझको बताना कि जैसे हमने जो है 2025 के मेंसुरेशन के आए हुए क्वेश्चन DSSS में पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन एक क्लास में किए हैं, है ना। लगभग 28 क्वेश्चन थे, तो वो 2025 में DSSS के द्वारा पूछे गए मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 5 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जाते हैं DSSS के जनरल सेक्शन में। जैसे कि बात करें हम परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, SICI की, एवरेज की, या फिर रेशियो की, तो ये कुछ ऐसे जो टॉपिक हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट है आपके DSSS के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम 5 से 6 टॉपिक जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसके भी जो है पिछले 5 सालों के 2021 से लेके 2025 तक बिल्कुल अभी लेटेस्ट जो भी DSSS ने एग्जाम कराए हैं उसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं, तो 5 सालों के जो पूरे जो क्वेश्चन है उनको इकट्ठे करके सिर्फ एक ही वीडियो में कर लें, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आपकी क्या राय है उस पर, कि हम जो है एक टॉपिक के पर्टिकुलर सारे क्वेश्चन उठाएं 5 सालों के और एक वीडियो में कवर कर लें। उससे ये आसानी रहेगी कि जैसे मान लीजिए किसी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, जैसे मान लीजिए मेंसुरेशन की ही बात कर लेते हैं हम, या फिर प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं, या फिर SICI की बात कर लेते हैं, तो आपको जो है सिर्फ एक वीडियो में सारे के सारे 5 सालों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे DSSS क्वेश्चन पूछता है और उसको सोल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। तो जब एक साथ इतने सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे और सारे के सारे PYQ रहेंगे, तो आपका जो वो टॉपिक है, जो अगर उसमें कुछ डाउट है तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे ही हम 5 से 6 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट हैं मैथ्स के, उसके 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक वीडियो में कवर कर लें, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं शाम को 9 बजे जो है रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।